चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए, जो भी जुड़ गए हैं जल्दी से आप इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सही समय से जुड़कर आपके साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको घर पे ही रहकर अपने काम को अधिक से अधिक पूरा करना है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह से रेगुलर समय से जुड़ जाइए। जो समय हम बताए हैं बाबू, टीटीएस का समय हम लोग का टीटीएस 8:30 से हम लोग का चलेगा बाबू फिजिकल। ये बात हमने पहले बता दिया है, रूटीन बता दिया है। MWF में चलेगा हम लोग का 8:30 से ऑर्गेनिक, लेकिन ये अभी थोड़ा सा कुछ दिन गैप यानी नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएगा। अगले सप्ताह से ये चलने लगेगा अपने समय से, अपने शेड्यूल से। लेकिन अभी हम लोग का ये फिजिकल चलेगा। आज के बाद हम लोग का सैटरडे का क्लास होगा फिजिकल का, लेकिन अगले सप्ताह से दोनों रेगुलर हो जाएगा। हम 11th का भी बताए थे, लेकिन 11th का भी क्लास पहले के बाद जो अभी नहीं शुरू हुआ है, पहले का क्लास जो भी हुआ है 21-22 लेक्चर जो भी हुआ उसके बाद हम लोग का क्लास छूट गया था। 10th का क्लास भी हम लोग पूरा कर देंगे। हम तो कहे थे कि 1 तारीख से ही शुरू कर देंगे, लेकिन किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम लोग का क्लास नहीं शुरू हुआ। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले मंडे से बिल्कुल क्लास को शुरू कर दिया जाए सही समय से, या उसके पहले से ही हम लोग इस क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलो जल्दी से बाबू आज की क्लास। और एक और बात बताना चाहते हैं, आप लोग को देख रहे हैं कि 8:30 बजे से बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। ये जो सुबह का समय है इसमें बहुत कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या आप सवेरे नहीं उठ रहे हैं? अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी दिख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये समय हमारा चूज करने का सबसे मेन पर्पज़ था कि इस समय आप लोग का जो नेट होता है ना, आप लोग का ही नहीं सभी का नेट बहुत ही बढ़िया होता है। क्योंकि रात भर हम लोग सोए रहते हैं तो रात भर मोबाइल यूज नहीं करते हैं, मोबाइल का डेटा अच्छा रहता है, डेटा बचा हुआ रहता है, तो सुबह में स्पीड भी नेट का अच्छा रहता है। इसलिए हम सोचे कि सुबह में क्लास अगर रहेगा तो आप लोग के पास डेटा अच्छा से बचा हुआ होगा और अच्छे से आप वीडियो का क्वालिटी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दोपहर के समय या रात के समय करते हैं तब तक आप दिन भर का नेट ख़त्म कर दीजिएगा, फिर आपका रात का क्लास बिल्कुल छूट जाएगा या सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सुबह का 8:30 बजे क्लास का टाइम चुने हैं। किस समय आप लोग अच्छे से बाबू 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, ये तो समय 8:30 बजे का दे दिया है। अगर आप कितना भी सोते हैं तो 8 बजे तो ज़रूर उठ जाइए और 8 बजे से आप लोग का क्लास मुँह हाथ धोकर बैठ जाइए। 8:30 बजे से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। और एक और बात बताना चाहते हैं, आप लोग रिमाइंडर ज़रूर सेट कर लें। आपको पहले से ही वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा, उस पर रिमाइंडर सेट कर ले ताकि आपको बिल्कुल 8:30 बजे पक्का जगा देगा। 8:30 बजे से पहले 2 बार आपको जगा देगा कि क्लास आने वाला है 8:30 से। 8:30 बजे जैसे ही क्लास शुरू होगा उस समय भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप रिमाइंडर ज़रूर सेट कर ले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश नहीं, आप लोग कोशिश कीजिए कि 8:30 बजे से ही क्लास ज्वाइन करें। ऐसा तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन जब आप लोग का लाइव चलते रहे तो उस समय आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरह से नोट बना सकते हैं। बाद में अगर आप इसको देखिएगा तो बढ़ा कर देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारा टॉपिक छूट जाएगा और अच्छे से कवर नहीं कर पाते। चलो बात बहुत हो गया, अब हम लोग काम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है बाबू क्रिस्टल जालक। तो आज हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जिसे हम लोग कहते हैं बाबू क्रिस्टल लैटिस, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। अब ये क्रिस्टल जालक क्या है, इसके बारे में हमको समझना बहुत ही सिंपल है और अच्छे तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और हम कहते हैं कि अगर आप पूरा क्लास करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप किसी को अच्छे से समझा सकते हैं। तो बाबू आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है उससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे। ये जो क्रिस्टल है, चाहे किसी भी तरह के दुनिया में कोई भी क्रिस्टल हो या किसी भी तरह का कोई पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो तैयार कब होता है? जब उसके पास कुछ अवयवी कण होते हैं। बिना अवयवी कण के तो कोई भी पदार्थ तैयार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से क्रिस्टल जो भी ठोस हो उसके भी अवयवी कण होते हैं। वो अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? तो वो अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, वो अवयवी कण अणु हो सकते हैं,
वो अवयवी कण आयन हो सकते हैं। आप सभी पहले से बात को जानते हैं। अब ये अवयवी कण इसको क्या कहेंगे बाबू, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। यही होता है ना, किसी भी पदार्थ का जो भी अवयवी कण होगा यही तीन होगा, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। अब ये जो क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में जो ये अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, इसे हम लोग बाबू पॉइंट से डिनोट करते हैं। यानी किससे डिनोट करते हैं, बिंदु से डिनोट करते हैं। यानी जो भी क्रिस्टल जालक में परमाणु, अणु या आयन को डिनोट करना होता है उसे हम लोग पॉइंट से डिनोट करते हैं। और ये जो पॉइंट होता है बाबू, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं बाबू लैटिस साइट, लैटिस साइट। ठीक है, अब इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे जालक बिंदु, जालक बिंदु, या इसे हम लोग कहेंगे बाबू जालक स्थल, जालक स्थल। अब ये क्या है, तो हम अभी आपको बताए हैं कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी क्रिस्टल में जो उसके अवयवी कण होंगे, वो चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसे हम डिनोट करेंगे, यानी उसे हम दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, बिंदु से। तो जो भी क्रिस्टल में बिंदु होगा, जो भी क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लैटिस पॉइंट कहेंगे या लैटिस साइट कहेंगे। तो ये बात आपको थोड़ा देर में बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आपको एक बात समझ लेना है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो उसके परमाणु, अणु या आयन होंगे, उसे हम लोग बिंदु से डिनोट करते हैं, बिंदु से दर्शाते हैं, और उस बिंदु को हम लोग जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है क्रिस्टल जालक क्या है और कैसे बनता है। तो बाबू जब हम इसी जालक बिंदु को नियमित पूर्वक अगर हम लोग त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल में अगर हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं, सजा देते हैं, तो अब ये जालक बिंदु किसका निर्माण करता है, क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। फिर से आप सुन लीजिए, जब हम जालक बिंदु को नियमित पूर्वक त्रिविमीय व्यवस्था में सजाते हैं तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो चलो बाबू क्रिस्टल जालक को देख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो अभी फिर से एक बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आपको क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक होता कैसा है, तो उसको बनाने के लिए हम सबसे सिंपल वे का प्रयोग करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एंगल दिखा रहे हैं वैसा एंगल आपको तैयार करना है अपने कॉपी में। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे भी आसान एक और बताएंगे। चलिए, तो ये एंगल आपको अपने कॉपी में तैयार करने आ जाएगा। अब ये एंगल से हमको त्रिविमीय संरचना तैयार करना है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, मान ले रहे हैं ये हमारा बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम इसको कुछ भी तरह से देख सकते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, इससे कोई मतलब अभी हमको नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, त्रिविमीय। तो अगर हम इसको सिर्फ देखें तो ये 1D, इसको अगर देखें तो 2D, और अगर इसको देखें तो 3D, यानी तीनों मिलकर हमको एक 3 डायमेंशनल संरचना को दिखाएगा, 3 डायमेंशनल चित्र को दर्शाएगा। तो चलो बाबू 3 डायमेंशनल चित्र को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, एक घन बनाना है। ठीक है, एक घन आप लोग को सभी को बनाना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, घन हो गया। अब हमको इसको त्रिविमीय व्यवस्था में सजाना है, तो त्रिविमीय के लिए हमको क्यों बनाना होगा। तो चलो बाबू त्रिविमीय बनाते हैं। एकदम अच्छे से अपने कॉपी में डिनोट करना है, बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को बनाने आएगा। अब इससे इसको मिला दीजिए। अब आप सभी जानते हैं क्या करना है, और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब आप सभी जानते हैं इसके पॉइंट से इसको पॉइंट को मिलाना है, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को मिलाना है। हम जानते हैं आप सभी को ये बनाने आता होगा, और जिन्हें नहीं बनाने आता है उनके लिए हम इस बात को डिनोट कर रहे हैं, इसको से इसको मिला देना है। ठीक है, ये तो हमारा बन गया क्यू। लेकिन हमको क्या बनाना, हमको बनाना है क्रिस्टल जालक। अब ये क्रिस्टल जालक कब बनेगा, ये जालक के रूप में कब बनेगा, जब इसके जो परमाणु दिख रहे हैं ना वो त्रिविमीय व्यवस्था में सजेगा तब। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको साइड दिख रहे हैं,
सब साइड में आपको उसके बीच बीच एकदम बीच वाले पॉइंट, मिडिल पॉइंट जो भी होगा उस पर आपको पॉइंट बना लेना है। अब ये पॉइंट का ज़रूरत क्या है अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी के मिडिल में जितने भी आपको साइड दिख रहे हैं सभी के मिडिल में आप एक पॉइंट बना लीजिए। चलो पॉइंट बना लिए। अब सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए, प्लस इसी तरह से यहाँ भी काम कीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसको से इसको मिला दीजिए, इसको से इसको मिला दीजिए, इसी तरह से यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसी तरह से इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए। हम इस तरह के क्यों बना रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल आसान हो सीखने में, आप अच्छे तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि इसको बनाने में गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब क्या करना है बाबू, इसको थोड़ा सा और अप कर दो तो और अच्छे से बनेगा। अब देखिए इसके अंदर वाला से इसके बाहर वाला को मिला दीजिए, इसके बीच वाला से इसके बीच वाला को मिला दीजिए और इसके बाहर वाले से इसके अंदर वाला को मिला दीजिए। अब हम इसको भी डिनोट करेंगे तो इसके बाहर वाले से इसके बाहर वाला को मिला दीजिए, इसके बीच वाले से इसके बीच वाला को मिला दीजिए और इसके बाहर वाले से इसके बाहर वाला को मिला दीजिए। ठीक है, ए पॉइंट है मान लेते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया क्रिस्टल जालक। क्या बन के तैयार हो गया, क्रिस्टल जालक। अब यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान देना है, जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ जहाँ आपको ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक पॉइंट तैयार होगा। देख लीजिए एक पॉइंट तैयार होगा और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना बाबू, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे रहा है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बीच वाला, ऊपर वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, तो ये आपको सबको बनाने आ जाएगा। एक बार आप लोग फिर से इसको रिप्ले करके जब रिकॉर्ड हो जाए तो देख लीजिएगा, तो बनाने आ जाएगा। या आपको पहले से क्यों बनाने आता है तो क्यों बना लीजिए, फिर उसमें आप प्लस प्लस कर दीजिए, वो भी आपको बन जाएगा। तो ये हमारा जो तैयार हुआ बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पर हमको एक बात समझना है, अभी हम जो पढ़े थे क्रिस्टल पॉइंट, तो क्रिस्टल पॉइंट किसे कहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में जो आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना बाबू, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। हिंदी में क्या कहेंगे, जालक बिंदु। जालक बिंदु भी इसी को कहते हैं या जालक स्थल भी इसी को कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जालक बिंदु को जब हम लोग नियमित पूर्वक 3D यानी किस अवस्था में है, किस व्यवस्था में है, 3D व्यवस्था में है, तो जब हम इसी जालक बिंदु को अगर हम त्रिविमीय व्यवस्था में नियमित पूर्वक डिनोट कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा पॉइंट को समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को क्या समझना है, हमको देखना है कि यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता चल गया कि जो लैटिस पॉइंट है क्या है, क्रिस्टलीय जालक का क्या है, परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। इसके अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये त्रिविमीय व्यवस्था में दिख रहा है, अगर मन कर रहा है तो इसको हम लोग ए, इसको बी, इसको हम लोग सी बना लेंगे। अब हमारा ये साइड दिख गया। अगर हम एंगल देखना चाहें तो हम इसको बाहर से दिखाते हैं एंगल। तो बाबू जो आपको ए साइड दिखाई दे रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला इसका जो एंगल होगा वो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में हम बताते हैं। ए बी है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला बीटा हो जाएगा और ए सी है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला गामा हो जाएगा। इसको हम अलग से दिखाते हैं। अब इस पॉइंट के बारे में हमको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना था क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक समझ गए कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो जब हम किसी जालक बिंदु को नियमित पूर्वक त्रिविमीय व्यवस्था में सजाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रिस्टल जालक कहते हैं।
अब हम लोग इस क्रिस्टल जालक को पढ़ लिया। अब क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, यानी परमाणु, अणु और आयन हो सकता है। इस क्रिस्टलीय जालक में जो परमाणु, अणु या आयन को हम लोग दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, और उसे हम एक पॉइंट यानी बिंदु से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से आप इस पॉइंट को जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इसको देखते हैं बाबू कि क्रिस्टल जालक के आगे हम लोग को क्या देखना है। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल जालक बना किससे है। तो क्रिस्टल जालक बना है तो ये छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बना। छोटा छोटा देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक अलग सा चित्र दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक घन के जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में घन तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें तो मान लेते हैं कि इसमें एक ऐसा घन है, तो इसके पीछे भी घन है, इसके पीछे भी घन है, तब जाकर एक लंबा सा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। तो अगर हम इसी तरह से यहाँ पर समझें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें बाबू, तो ऐसा बॉक्स इसमें बहुत सारा लगा है। एक बॉक्स ए हो गया, इसके पीछे भी एक बॉक्स लगा है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो एक बॉक्स, यानी हम बॉक्स सीधे सीधे कहना चाहें कि क्यू, इसमें कितने क्यू दिखाई दे रहे हैं, तो एक क्यू ए आपको दिखाई दे रहा है, एक क्यू उसके पीछे दिखाई दे रहा है, ऊपर में भी एक क्यू, उसके पीछे में भी एक क्यू, इधर भी एक क्यू, उसके पीछे भी एक क्यू, इधर भी एक क्यू, उसके पीछे भी एक क्यू। अगर हम इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो और हम इसमें बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा क्रिस्टल क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। हमारा जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा यही है कि किसी क्रिस्टल जालक को बनाने में मदद कौन करता है, तो मदद यही करता है बाबू छोटा सा क्यू। ये जो हमको छोटा सा क्यू दिख रहा है, अगर एक क्यू नहीं होगा, अगर एक क्यू नहीं होगा तो शायद इस क्रिस्टल जालक का निर्माण होने वाला नहीं है। और ये जो क्यू है ना बाबू, ये इस क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा सा इकाई है। इसी इकाई को बार बार मिलाएंगे, बार बार दोहराएंगे तो और भी बड़े क्रिस्टल का निर्माण होगा। तो ये सबसे छोटा है, इस क्रिस्टल का सबसे छोटा पॉइंट है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, यूनिट कहेंगे, इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे। अब ये क्या बना रहा है, एक लैटिस बना रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सेल कहेंगे, कोष्टिका कहेंगे। तो ये जो हमारा छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है बाबू, यूनिट सेल हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिट सेल। अब यहाँ पर बात आता है कि यूनिट सेल क्या है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि यूनिट सेल क्या है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो ये एकक कोष्टिका क्या है, ये एकक कोष्टिका क्या है, तो ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर ही देखकर समझ में आ रहा होगा एकक कोष्टिका क्या है। तो क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, क्योंकि इससे छोटा तो नहीं है, यही बार बार मिलेगा तो क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि यूनिट सेल क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसके बार बार रिपीट होने से या जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई या वह सूक्ष्मतम भाग जिसके बार बार दोहराने से या जिसके बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यानी जिसके बार बार, तो यूनिट सेल के बार बार रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से, बार बार रिपीट करने से किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पर एक बात समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्या है, फिर से सुन लीजिए, क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई या वह सूक्ष्मतम भाग जिसके बार बार रिपीट होने से या बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अगर हम इस क्रिस्टल जालक में उस यूनिट सेल को निकालना चाहें तो कुछ हमको यूनिट सेल यही दिखेगा। क्या दिखेगा, ए दिखेगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल। तो अगर हम इस यूनिट सेल को देखना चाहें बाबू, तो वह कैसा डिनोट होगा, कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर देख लो, फिर से हमको उसी तरह से डिनोट कर देना है। अब यहाँ पर हमारा एक क्रिस्टल लैटिस से हमको यहाँ पर एक तैयार कर देना है यूनिट सेल। ठीक है, किसको तैयार करना है, यूनिट सेल को। तो ये हमारा तैयार हो गया यूनिट सेल। अब यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है इसके थ्री एंगल।
अब इसको हम मान लेते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ सी। अब हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो हमारा लेंथ दिख रहा है ना बाबू, ये जो हमारा लेंथ है, एक्सियल लेंथ इसे हम कहेंगे, एक्सियल लेंथ, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षीय लंबाई कहेंगे। और ये जो हमारा दिख रहा है ना बाबू, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसका जो एंगल बनेगा, तो बाबू ये जो हमारा ए है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा होगा। ए हमारा बी है, तो इसके जस्ट सामने वाला, जस्ट अपोजिट जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा बनेगा। और ए हमारा सी है, तो इसके जो जस्ट अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा बाबू, गामा बनेगा। यानी इसको हम ध्यान से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ये जो हमारा लेंथ दिख रहा है बाबू, ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा सी। ए के जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट ए वाला मिल रहा है, तो इससे हम लोग कहेंगे अल्फा एंगल। अगर हम इसको देखें बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और अगर हम इसे देखें बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा गामा। तो यहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं। अब हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे बाबू, अगर हम देखें किसी भी यूनिट सेल का अगर पैरामीटर देखें, अगर हम इसका पैरामीटर देखें, तो इसका पैरामीटर कितना होता है, इसका पैरामीटर 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब 6 कौन कौन होता है, तो बाबू 3 इसके लंबाई, यानी 3 इसके एक्सियल लेंथ होंगे, और 3 इसके एक्सियल एंगल होंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्सियल एंगल। अब एंगल क्या क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है अल्फा, बीटा, गामा, और लेंथ क्या मिल रहा है, ए बी सी। अब 3 और 3 इसका पैरामीटर कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिट सेल का पैरामीटर कितने होते हैं, तो यूनिट सेल का पैरामीटर 6 होते हैं। 3 इसके एक्सियल लेंथ होते हैं, अक्षीय लंबाई होता है, और 3 इसका अक्षीय कोण होता है। अक्षीय लंबाई कौन, ए बी सी, और अक्षीय कोण कौन, अल्फा बीटा गामा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट सेल किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि एकक कोशिका क्या है, किसे कहते हैं। तो बाबू क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्म इकाई जिसके बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोशिका, यूनिट सेल कहते हैं। तो जल्दी से बाबू आप इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। इसे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि ये क्यू के जैसा है। तो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो आपको एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ ये पैरामीटर है, 3 और 3 6, ये हम इधर समझाने का कोशिश किए हैं कि किस तरह से ये हमारा दिखता है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप यूनिट सेल को नोट कीजिए। अब हम देखते हैं यूनिट सेल के टाइप। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं बाबू, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है या समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल बताने का कोशिश करेंगे। इस क्लास में नहीं होगा तो अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। चलो बाबू यूनिट सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूनिट सेल के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कितना पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, अगर ध्यान से सुनेंगे फिर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन लिखना हर एक को जरूरी है। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई बात अभी भूल गए तो बाद में कैसे काम आएगा, तो बाद में ऐसे ही काम आएगा जब हमको याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है बाबू यूनिट सेल। यूनिट सेल इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसे हम लोग कहेंगे एकक कोशिका। एकक कोशिका। अब एकक कोशिका क्या है, इसी को एकक कोशिका को हम लोग एकक घनीय भी कहते हैं, जो अभी बताएं कि जैसे हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब एकक कोशिका के बारे में हम जान गए। क्या जाने कि एकक कोशिका क्या है, जालक बिंदु का एक सूक्ष्म इकाई है जिसके बार बार रिपीट करवाने से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमें भी उम्मीद है। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते। अब हम लोग देख लेते हैं इसके टाइप, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। ये हमारा क्या है बाबू, ये है हमारा यूनिट सेल। ये हमारा क्या है बाबू, ए हमारा क्या है बी, ए हमारा क्या है सी, ए अल्फा, ए हमारा बीटा,
और ए हमारा गामा। अब हमको यहाँ पर क्या देख लेना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो अगर हम ऐसे डायरेक्ट देखें ना तो यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बुक में अलग अलग टाइप से दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने बाबू, 2। कौन कौन? तो एक को हम लोग कहते हैं, चलो ऐसे दिखा देते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, इसी को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो दूसरा है बाबू इसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव, चाहे इसको पहले हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी को हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। अब सिंपल यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू आघ एकक कोष्टिका। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं आघ एकक कोष्टिका। और सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। अब ये जो केंद्रित एकक कोष्टिका है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन होते हैं बाबू? तो एक हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। समझ में आ रहा है? और तीसरा है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। चलो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आघ एकक कोष्टिका। दूसरा है बाबू सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव, यानी जो प्रिमिटिव नहीं हो उसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, 1 2 3। पहला बाबू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम शॉर्ट में BCC के नाम से भी जानते हैं, इधर दिखा देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में BCC के नाम से भी जानते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, दूसरा को हम लोग शॉर्ट में FCC के नाम से जानते हैं, और तीसरा को हम लोग शॉर्ट में ECC के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट में बाबू ASC के नाम से जानते हैं या ASUC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। पहला है बॉडी सेंटर्ड सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर हमको समझना है कि सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो वैसा यूनिट सेल या वैसा एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु या अणु या आयन कुछ भी कह सकते हैं, या उसके अवयवी कण कह सकते हैं, कि वैसा यूनिट सेल जिसके अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित हो, कॉर्नर पर ही मौजूद हो। कहने का मतलब जब हम एकक कोष्टिका को देखेंगे तो उसमें जो परमाणु होगा उसके सिर्फ कोने पर ही उपस्थित होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल यूनिट
सेल। क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल, या इसी को हम लोग कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा है बाबू सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोशिका। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है, आप अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से समझ पाइएगा। सिंपल यूनिट सेल जान गए, केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण या जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित हो। अब वो अन्य स्थान कहीं भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे होगा, तो देख लो यहाँ पर सिर्फ कॉर्नर पर, कॉर्नर मतलब कोना, यानी सिर्फ और सिर्फ कोना पर ही रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल। लेकिन दूसरा केंद्रित एकक कोशिका कहता है कि कोना के साथ साथ कोई भी स्थान और भी दूसरे स्थान पे हो, इधर हो सकता है, 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 यानी सिर्फ कोना पर ही नहीं रहे, कोना के अलावा और भी कोई स्थान पे रहे, तो उसे हम लोग कहेंगे केंद्रित एकक कोशिका। तो चलो अब हम दोनों को अलग से अच्छे से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल को दिखाते हैं। तो चलो जल्दी से आप इसे नोट कर लिए। तो सिंपल यूनिट सेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी को देख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल क्या है, तो जिसके कॉर्नर पर ही सिर्फ पाया जाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सभी को समझाते हैं। चलो ले लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है पढ़ना, और अगर मेहनत करते हैं, अगर मेहनत करना चाहते हैं तब तो और भी किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलो, तो ये 3 हो गया और एक सिंपल यूनिट सेल, टोटल मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब चलो हम चारों को यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है पहला SUC, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल। अब सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो बाबू वैसा एकक कोशिका, वैसा एकक कोशिका जिसके परमाणु अणु या आयन, यानी जिसके घटक सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोना 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 कोना, यानी आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो अवयवी कण हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही उपस्थित हैं, कॉर्नर पर ही उपस्थित हैं। तो इसे कोना क्या कहेंगे? कोना पर ही उपस्थित है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इसे हम लोग कहेंगे SUC, सिंपल यूनिट सेल। अब हमको दूसरा देखना है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल हमने बता दिया कि सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। अब कौन कौन होते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला है हमारा BCC, जिससे हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या डायरेक्ट कह दीजिए सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं तो देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या बताएं कि वैसा यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ और भी स्थानों पर हो, यानी कॉर्नर पर है तो कॉर्नर के साथ साथ इधर भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि यहाँ पर ये कैसा दिखेगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं भाई? तो आप सभी जानते होंगे वैसा यूनिट सेल, वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ, यानी कोना के साथ साथ इसके सेंटर में हो, यानी आंतरिक हिस्से में हो या अंदर के भाग में हो। कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए, वैसा एकक कोशिका जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ इसके केंद्र में भी हो या मध्य में भी हो या इसके अंतः भागों में भी हो, यानी अंदर भी हो, बॉडी में भी हो, तो इसे हम लोग कहेंगे बाबू BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि किसे कहेंगे, तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ सेंटर में भी हो, या कह सकते हैं सेंटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी में भी हो, सेंटर में हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे BCC। अब हमको यहाँ पर और देखना है, एक और क्या है हमारे बाबू, FCC। अब FCC को हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम इसे किसे कहेंगे, वैसा यूनिट सेल जिसके अवयवी कण, वैसा यूनिट सेल जिसके अवयवी कण, वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ सभी फलकों पर भी हो। फलक कहने का मतलब 1 2 3 4 5, एक पीछे होगा फलक तो एक आगे होगा। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर हम इसके फलक के बारे में बात करें तो 1 नीचे 2 3 4 5 6, यानी किसी भी क्यू का जो फलक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो कहता है कि कॉर्नर के साथ फेस पर भी हो, सभी फेस पर भी हो, ठीक है, यानी सभी फलक पर भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे FCC। फिर से समझ लीजिए, वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ सभी फलकों पर भी उपस्थित हो, सभी फेस पर भी उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एक और हमको यहाँ पर देखना है, तो एक और देख लीजिए, ठीक है। तीसरा है हमारे पास ECC, जिसको हम लोग कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको इसको याद करने में। तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल, वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ, एक तो याद रख लेना है कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर हो, दो विपरीत फलकों पर हो। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक सेंटर में मिल रहा है, इसमें सभी फलक पे मिल रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सिर्फ विपरीत दो फलक पर ही हो, या एक दाएं हो सकता है तो एक बाएं हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है तो एक नीचे हो सकता है, या एक पीछे हो सकता है तो एक आगे हो सकता है। यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सभी कॉर्नर के साथ साथ इसके दो विपरीत फलक पर हो। फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना, कॉर्नर के साथ साथ दो विपरीत फलक पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सिंपल यूनिट सेल किसे कहेंगे या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे, तो जिसमें अवयवी कण सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिर्फ कॉर्नर पर, सिर्फ कोना पर, सिर्फ कॉर्नर पर, सिर्फ कोना पर, उसे हम लोग कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे बाबू, तो वैसा यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ यानी कोना के साथ साथ अन्य स्थान पर भी हो, वो कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है, कौन कौन बाबू, तो पहला होता है BCC, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में कहते हैं अंतः यानी आंतरिक हिस्सा में। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के
साथ साथ इसके मध्य में या सेंटर में भी एक कण उपस्थित होते हैं, इसके बॉडी में भी एक कण उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दूसरा समझते हैं बाबू फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो किसे कहते हैं? तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ इसके सभी फलक पर भी उपस्थित होते हैं। फलक कितने होते हैं? 6, तो 6 फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देख लीजिए, एक ऊपर तो एक नीचे, एक दाएं तो एक बाएं, एक पीछे तो एक आगे, यानी इसके सभी फलक पर भी उपस्थित है, तो इसे हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है बाबू ईसीसी, जिसको हम लोग कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में कहते हैं अंत्य एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब यहां पर हमको समझना है कि इसे हम किसे कहते हैं? तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसके अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होता है। दो विपरीत फलक, ऊपर हो तो नीचे होगा, दाएं हो तो बाएं होगा, पीछे हो तो आगे होगा, यानी इसमें 2 ही फलक पर होगा, वो भी विपरीत फलक पे होगा, यानी एक ऊपर एक दाएं नहीं कर सकते हैं, एक बाएं एक पीछे नहीं कर सकते हैं, एक नीचे एक बीचे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नहीं करिएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अवयवी कण कॉर्नर के साथ साथ 2 विपरीत फलकों पर भी होता है। तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो जल्दी से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। एक बात और यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे कि इसमें अगर हम देखना चाहें कि इसमें परमाणु कितने भाग ले रहे हैं, वो परमाणु निकालने के लिए, जो वास्तविक परमाणु होगा उसको निकालने के लिए हम दिखाएंगे, लेकिन अभी हम दिखाना चाहते हैं कि इसके पास कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेस होते हैं और कितने इसके किनारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं बाबू कि एक एकक कोशिका का अगर हम कॉर्नर देखना चाहें, यानी हिंदी में दिखाते हैं, अगर हम इसका एक कोना देखना चाहें, क्या देखना चाहें? कोना, तो इसका कोना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका कोना कितना होगा बाबू? 8। अगर हम इसका फलक देखना चाहें, अगर हम एक यूनिट सेल का फलक देखना चाहें तो फलक कितना होगा? 1 2 3 4, एक पीछे और एक आगे, यानी टोटल कितना? 6। अगर हम इसका किनारा देखना चाहें तो इसका किनारा कितना होगा? एकदम याद करके रखना है कि एक एकक कोशिका में कितने कोना होता है, कितना फलक होता है, कितना किनारा होता है। तो किनारा देखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी इसके किनारा कितने होंगे? 12। एक बार फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और किधर गया? 12। ठीक है, तो इसके किनारा कितने होंगे? इसके किनारा होंगे 12। तो आप इसको एकदम याद कर लो कि एक यूनिट सेल में 8 कोना होता है, 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए ताकि काम करने में मजा आए, और जल्दी से आप इसको नोट कर लो। तो अब हम बताते हैं कि किसी यूनिट सेल में, कौन से यूनिट सेल में कितने परमाणु भाग लेते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम निकालना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यानी किसी भी एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया बाबू, नोट कर लिया। अब हम इसको एक बात समझना चाहते हैं, किस तरह से हम पहचान पाएंगे। आपको तो देखने में लग रहा होगा कि अच्छा एक यूनिट सेल में परमाणु के बारे में बात हो रहा है, तो परमाणु निकालना कौन बड़ा बात है, हम इसको गिन देंगे वही परमाणु होगा, क्योंकि आप ही तो बताए हैं कि इसका परमाणु एक कोना कोना उपस्थित होता है, चाहे पॉइंट से जो होता है वही परमाणु होता है। लेकिन नहीं, हम दूसरे तरीका से दिखाएंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लिए। चलो क्लास बिल्कुल लास्ट तक कीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा भाई। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम, जो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहां पर हमको देख लेना है
इम्पॉर्टेंट है, यूनिट सेल में एटम की कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। क्या निकालेंगे बाबू? नंबर ऑफ टोटल एटम इन यूनिट सेल, यूसी लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। यूनिट सेल में हमको टोटल परमाणुओं की संख्या निकालना है। अब यहाँ पर हम यूनिट सेल 4 तरह के देख लिए, एसयूसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो यहाँ पर हम चारों को दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू, शॉर्ट में अब लिखेंगे हम एसयूसी, समझ जाइएगा क्या है, सिंपल यूनिट सेल। अब हम इसमें निकालते हैं कि नंबर ऑफ टोटल एटम इन एसयूसी, यानी सिंपल यूनिट सेल में टोटल परमाणुओं की संख्या कितना होगा। तो चलो बाबू यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका सेल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो सामान्य रूप से सिंपल यूनिट सेल होगा, इसी को हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका हम पैरामीटर बता दिए हैं कि पैरामीटर क्या है। तो इसके 2 पैरामीटर हैं, एक एक्सियल लेंथ के लिए, जो लेंथ होगा उसे हम लोग ए बी सी से डिनोट करेंगे, जो एंगल होगा उसे हम लोग अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। ए लेंथ के जो सामने वाला एंगल होगा वो अल्फा होगा, बी के सामने वाला जो एंगल होगा बीटा होगा, सी के सामने वाला होगा जो गामा होगा। तो आपसे पूछेगा कि किसी भी यूनिट सेल में कितने पैरामीटर काम करते हैं, तो 6। कितने? 6। कौन कौन? तो 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल। तो ये बात को आपको याद रख लेना है। मान लेते हैं कि ए हमारा ए है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? अल्फा। मान लेते हैं कि ए हमारा बी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? बीटा। और मान लेते हैं कि ए जो हमारा लेंथ है जो सी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? गामा। तो ये बात को आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात हम बता दिए हैं। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? एटम निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन एसयूसी। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर तरीके से आप समझिएगा इसको, और मेहनत नहीं करना है, बस ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर समझना चाहते हैं, अगर किसी को समझाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और देखिए, आपके तरह हम बिल्कुल आसान से धीरे धीरे आराम से समझा कर पढ़ा रहे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो। अब यहाँ पर क्या रहता है? परमाणु। यहाँ पर क्या रहता है? परमाणु। यहाँ पर क्या रहता है? परमाणु, 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 परमाणु और परमाणु। अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी, अगर हम यूनिट सेल में एटम की नंबर निकालना चाहते हैं, तो जैसे में हमारा एसयूसी है, जिसे हम लोग सामान्य रूप से क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में भी देखते हैं। अब हमको यहाँ पर एक परमाणु दिख रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम इन एसयूसी, तो आप आराम से कहिएगा, अच्छा ये कौन बड़ा बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कहिए कि 8। लेकिन एक क्या है बाबू? गलत है। अब कैसे गलत है, यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। चलो बाबू हम इसको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक परमाणु है, यहाँ पर हमारा एक परमाणु, तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो क्या इस एंगल से अगर हम अंदर देखें, तो ये जो हमारा परमाणु गोलाकार है, ये परमाणु बिल्कुल गोल गोल होगा, एकदम कंफर्म है कि गोल होगा। इसका एक सेंटर होगा, तो मान लेते हैं कि सेंटर है। अगर हम ध्यान से देखें, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो हमारा परमाणु है, एक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु पूरा का पूरा एसयूसी में आया हुआ है? ये परमाणु पूरा का पूरा इस यूनिट सेल में भाग ले रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर हम इस परमाणु को ध्यान से देखें, चलो हम यहाँ पर इसको अलग से करते हैं, एक ही हम लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक ही स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं।
यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। मान लेते हैं कि हमारा सेंटर है, यहाँ पर एक परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक परमाणु है। तो अब ध्यान से देखिए कि एक क्या परमाणु पूरा का पूरा इसमें भाग ले रहा है, पूरा का पूरा इसमें भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है ना। यहाँ पर आप देखिएगा तो अगर हम इसको ध्यान से आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आधा परमाणु तो हमारा भाग ही नहीं ले रहा, यानी आधा परमाणु भाग नहीं ले रहा तो आधा परमाणु भाग ले रहा है। अगर हम इसी गोल को अगर हम 4 भागों में बांट दें, चलो 4 भागों में बांट दें, तो इधर से भी और एक हमारे इधर से लाइन आया हुआ है, एक दूसरा, तो हम 4 भाग में अगर इसको हम बांट रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए तो ए परमाणु को अगर हम 4 हिस्सा में बांटते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा परमाणु अंदर आया हुआ है? हमें तो नहीं लगता है। ये समझने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं तो ये आधा तो पूरा भाग ही नहीं लिया, आधा तो एकदम बाहर है। चलो हम आधा बनाते हैं, हम आधा बनाते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा हमारा परमाणु है गोल, हम इसको आधा खत्म कर देते हैं, ठीक है, आधा ही हमारा बच रहा है। ये हमारा आधा है। अब इसका एक सेंटर है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ऊपर वाला तो एकदम खत्म है क्योंकि ऊपर वाला तो भाग ले ही नहीं रहा है इसमें। जो इसे क्यू के अंदर आएगा, जो इस यूनिट सेल के अंदर आएगा उसी को हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आधा भाग नहीं ले रहा है, लेकिन अगर हम आधा में देखें तो यहाँ से हमारा आधा एरिया लगता है इधर वाला भाग ले रहा है, लेकिन इधर वाला भाग नहीं ले रहा। तो बिल्कुल सही है आपका, इधर वाला बिल्कुल भाग नहीं ले रहा। देखिए ए एरिया भाग नहीं ले रहा है, भाग कौन सा एरिया ले रहा है? भाग बस इतना ही एरिया ले रहा है, भाग बस यही एरिया एक एटम का ले रहा है। पूरा गोल परमाणु में बस इतना ही परमाणु इस क्यू के अंदर है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि बस यही वाला एरिया इस परमाणु के अंदर भाग ले रहा है। तो अब बताओ तो इसका कितना भाग होगा? यानी अगर हम पूरा गोल को देखें तो इसका 1/4 भाग मिल रहा है ना, यानी चौथा भाग मिल रहा है। तो ऐसा ये तो एक गोला है ना जी, अब इसके ऊपर भी तो एक गोला होगा तब नहीं जाकर पूरा होगा। तो 1/4 तो ये सिर्फ आधा का मिल रहा है। अगर हम दोनों को देखें तो बाबू एक कोना पर एक परमाणु का 1/8वां भाग ही 1/8वां भाग ही इस क्यू के अंदर इस परमाणु भाग ले रहा है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो फिर से देखिए, इसका 1/4 भाग ले रहा है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा गोल दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा गोल रहेगा ना, गोल रहेगा, गोल का आधा कर रहा है तो इसका पूरा एरिया, तो इसका सिर्फ आगे वाला ही ले रहा है, यानी 1/4 भाग ही भाग ले रहा है। तो इसका भी ऊपर से बाकी ही है, इसका भी ऊपर वाला बाकी है, तो 1/4 इसका भी होगा। यानी टोटल अगर हम देखें तो इस पूरे परमाणु का, यानी ये पूरा परमाणु जो दिख रहा है, इसका 1/8वां भाग ही इसमें भाग ले रहा है, इसमें भाग ले रहा है। ये बात को आपको समझ में आना चाहिए। तो 1/8वां भाग ही इसमें भाग ले रहा है। तो हमको क्या निकालना है? परमाणु की संख्या। तो इसमें परमाणु कहाँ रहते हैं बाबू? तो इसमें परमाणु रहते हैं कॉर्नर पर। कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पर। और टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8। और एक कॉर्नर पे कितने परमाणु भाग ले रहा है? तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर 1/8वां भाग ही परमाणु भाग ले रहा है। ठीक है, 1/8वां भाग ही। तो अगर हम परमाणु की संख्या निकालना चाहें कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो टोटल 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर पर एक परमाणु का 1/8वां भाग है, यानी 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो बाबू SUC में टोटल 8 की ही एटम भाग ले रहा है। ये बात को आपको समझने की जरूरत है। यानी एक परमाणु ही भाग ले रहा है एक यूनिट सेल को बनाने में। अगर हम पूरा को मिलाकर देखें तब तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही हम यहाँ पर अच्छे तरह से समझाने का आपको कोशिश की है। अब अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है हमारा बाबू VCC। क्या है? BCC। BCC किसे कहते हैं? तो BCC कहते हैं जिसमें BCC में क्या होता है कि परमाणु कॉर्नर के साथ एक अंदर में भी उपस्थित होता है। तो एक बात तो एकदम पता चल गया कि कॉर्नर पर कितने? टोटल 8। अब सेंटर में कितना? बॉडी चाहिए, यहाँ पर बॉडी लिख देते हैं। बॉडी में कितना है? 1।
एक बात तो कंफर्म है कि अगर सेंटर में है तो 1/8वां भाग ही अगर कॉर्नर पर है तो 1/8वां भाग ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल 8 है, तो 8 का 1/8वां भाग यानी एक परमाणु इसके कॉर्नर पर है, ये बात आप जानते हैं। अगर हम बॉडी में देखें बाबू तो बॉडी बीच में एक परमाणु है, तो अगर हम किसी क्यू के अगर बीच में एक गोला डाल रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, वो क्या है, फ्री है, यानी उसका पूरा का पूरा एरिया, जैसे मैं मान लेते हैं कि इसके बीच में खाली है और बीच में एक गोल सा बॉल डाल दें तो बॉल पूरा का पूरा अंदर चल गया है ना, उस क्यू के अंदर पूरा का पूरा अंदर चल गया है, उसका कोई भी एरिया बाहर नहीं निकला हुआ रहेगा, कोई भी एरिया नहीं। अगर हम इसके बीच में एक बॉल डाल दें तो बॉल इसी के एरिया में रहेगा, इसी के अंदर के एरिया में रहेगा, यानी ये जो बॉडी है ना, बॉडी में बाबू बिल्कुल फ्री होगा, यानी एक परमाणु बिल्कुल फ्री है। तो अगर हम टोटल परमाणु देखना चाहें, अगर हम टोटल एटम देखना चाहें तो एक इसके टोटल कॉर्नर पर है और एक इसके बॉडी पर है, यानी टोटल एटम देखें तो बाबू इसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके पास टोटल कितना है बाबू, एक ही एटम है, इसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह से अगर एफसीसी के बारे में बात करें तो एफसीसी में क्या होता है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, एक बार समझ में आ गया तो फिर जीवन में आप कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, एक कॉर्नर है, कॉर्नर के साथ साथ और कहाँ रहता है तो सभी फलक पे रहता है। ठीक है, अब फलक पे रहता है। अब कॉर्नर वाली बात हमको समझ में आ गया कि कॉर्नर पर कितना 8 रहेगा, एक कॉर्नर पर कितना 1/8वां भाग रहेगा, यानी टोटल कितना भाग लेगा, 1 लेगा। चलो इधर बता देते हैं, कॉर्नर पे 8 है टोटल, 1/8वां भाग लेता है, यानी कॉर्नर पे कितना एटम, 1 एटम। अब हमको देखना है कि इसके फेस पर कितना है, तो अब इसके टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस हैं 6। अब एक फेस पे कितना एटम रहेगा, तो चलो मान लेते हैं एक फेस पर 1 एटम है, चलो ऐसा एटम है। ठीक है, अब ये जो एटम है मान लेते हैं कि फेस है, जैसे में फेस है, अब यहाँ पर हम एक बॉल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बॉल लगाएंगे तो बॉल का आधा एरिया ही अंदर न जाएगा, जैसे में ये हमारा फेस है, तो अगर हम इसमें बॉल लगाते हैं तो इस बॉल का आधा एरिया ही ना अंदर जाएगा जी, आधा एरिया, यानी सिर्फ ए वाला एरिया अंदर जाएगा, आधा तो बाहर खाली रहेगा, यानी आधा के साथ कोई भी भाग नहीं ले रहा है। जब तक उधर कोई यूनिट सेल नहीं बनता है जब तक इसका कोई भी काम नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि एक फलक पर एक एरिया का टोटल कितना भाग ले रहा है, तो 1/2 भाग ले रहा है, आधा अंदर चल गया, आधा आगे है, बचा हुआ है, यानी आधा परमाणु ही भाग ले रहा है। तो हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 6 3, यानी 3 एटम इसके फेस में रहेंगे। अगर टोटल एटम देखें तो कितना एटम हो जाएगा, 4 एटम, यानी एफसीसी में टोटल कितने एटम भाग लेंगे, 4 एटम, 4 परमाणु भाग लेंगे। अगर हम इसी तरह से ईसीसी को देखें, अगर हम ईसीसी को देखें तो ईसीसी में क्या है बाबू, ईसीसी में क्या है, ईसीसी में कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पे होता है, कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पे होता है। तो ये बात तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि कॉर्नर पर यानी 8 × 1/8, यानी एक परमाणु इसका कॉर्नर पे रहेगा और फेस इसके पास 2 गो है, एक फेस पर परमाणु कितना भाग लेता है, आधा, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 1, यानी टोटल इसमें कितना एटम भाग लेगा, टोटल इसमें कितना परमाणु भाग लेगा, 2 परमाणु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि एसयूसी में टोटल 1 ही परमाणु भाग ले रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इसको बहुत ज़्यादा आप अच्छे से याद करके रखिएगा क्योंकि हमको हमेशा पूछते रहता है। एसयूसी में कितना, 1 एटम, अगर हम बीसीसी में देखें तो 2 एटम, अगर हम एफसीसी में देखें बाबू तो 4 एटम, और अगर हम ईसीसी में देखें तो बाबू 2 एटम। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर सभी को एक बार सजा देते हैं, सबको रैंक के रूप में दिखा देते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गया है। जल्दी से हम इसको हटा देते हैं। चलिए अब हमको यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेना है। चलो इसको हम थोड़ा सा पहले आपको दिखा देते हैं, ठीक है।
इधर है हमारा यूनिट सेल। इधर हम देख लेंगे नंबर ऑफ एटम, और इधर हम लोग देख लेंगे बाबू टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, या इसी को हम लोग कहेंगे रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो अभी हमने पढ़ लिया पहला कौन, पहला हमने पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा SUC। SUC तो SUC में कॉर्नर पे कॉर्नर 8 × 1/8 एक, इसका तो कोई भी फेस नहीं होता है, यानी अगर हम इसमें टोटल एटम देखें तो कितना, एक। अगर हम दूसरा देखें बाबू तो दूसरा हमारा क्या है BCC। BCC में कॉर्नर भी होता है, कॉर्नर 8 × 1/8 = 1, और इसका फेस नहीं बॉडी होता है। तो बॉडी में कितना, एक फ्री होता है ना, यानी एक एटम इसमें फ्री होता है, 80 समझ जाइएगा। अब इसमें टोटल कितना हो जाएगा बाबू, तो इसमें एक का एक 2, ठीक है 2, यानी इसमें 2 एटम भाग लेंगे तो इसका रैंक क्या होगा 2। अब हम यहाँ पर तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा FCC। FCC में क्या, कॉर्नर, वही बात बता रहे हैं आपको, एक साथ कर दे रहे हैं, 1/8 यानी 1, और अगर इसका फेस होता है तो उसका फेस देखें तो टोटल 6 फेस होता है। 6 फेस पे इसका क्या होता है, एटम होता है, एक फेस पर कितना भाग लेता है एटम, 1/2, यानी कितना हो जाएगा 3, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर लास्ट देखे बाबू तो एक हमारा लास्ट मिलेगा ECC। इसके कॉर्नर पर 8 × 1/8 यानी 1, और अगर हम इसके फेस देखें तो फेस पर 2 ही फेस पर होते हैं, एक फेस पर 1/2 यानी 1, यानी इसके पास 2 एटम, या इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 4 और इसके पास 2। तो इस बात को आपको याद करके रख लेना है, अच्छे से याद करके रख लेना है। लेकिन इसके बाद जो एक और है जो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, इसको देखना जरूरी है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको भी बता देते हैं। ये स्पेशल कौन है बाबू, तो ये हमारा है हेक्सागोनल, षष्ठकोणीय। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलो बाबू हम इसको दिखा देते हैं, हेक्सागोनल। इसमें भी हम लोग परमाणु की संख्या ही निकालेंगे, ये हमारा स्पेशल है हेक्सागोनल। ऐसे आप लोग को ये कभी उतना मिलेगा नहीं, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में SC भी कहेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हेक्सागोनल आप बना लीजिए। अब इसका त्रिविमीय रूप डिनोट करना है तो एक और हमको चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, इसके आगे से इसको मिला दीजिए, चलिए इसको मिला दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको से इसको मिला दे रहे हैं। अब ये जो हमारा है ये मिल गया। आप लोग और थोड़ा सा इसको सीधा बना लीजिएगा, इसको से इसको मिला दिए, और ये जो हमारा दिख रहा है इसको से हम इसको मिला देंगे, इसको से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बाबू हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। अब हमको यहाँ पर समझना है कि इसके पास क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका कॉर्नर है, इसके एटम कहाँ कहाँ होते हैं ये हमको थोड़ा सा याद करके रखना है। तो इसके सभी कॉर्नर पर भी एटम होंगे, इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो सभी कॉर्नर पर एटम होंगे। साथ में
इसके 3 बीच में यानी सेंटर में 3 एटम होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ये बात आपको याद करके रख लेना है। फिर से सुन लो, हेक्सागोनल में कहाँ कहाँ एटम उपस्थित होता है, तो इसमें कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका कहाँ कोना पर होता है, कॉर्नर पे होता है। अगर हम इसको देखें, चाहे इसको ऐसे लिखो, कॉर्नर पे होता है। और कहाँ होता है, तो बाबू इसके फेस पर भी होता है, अपोजिट फेस, एक ऊपर तो एक नीचे, एक दाएं तो एक बाएं, एक पीछे तो एक आगे, तो ए फेस पर भी होता है और साथ में बॉडी में होता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसके पास कितने कितने हमको एटम टोटल कितने कितने कॉर्नर दिख रहे हैं। तो कॉर्नर बाबू 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर तो 6 नीचे, टोटल 12 कॉर्नर। फेस देखे तो 2 और बॉडी में देखे तो कितना है, 3। अब हमको क्या पता करना, हमको पता करना है एटम इसमें कितने भाग ले रहे हैं। तो चलो बाबू हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एटम है। अब ध्यान से देखना कि मान लेते हैं कि कोई एटम है और ये एटम का सेंटर है और सेंटर का एक सीधा जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है। तो अब ध्यान से देखना कि पूरा का पूरा एटम इसमें भाग ले रहा है, नहीं ले रहा है, यानी भाग लेने वाला तो सिर्फ इतना ही है ना, यानी इतना खाली है। जब इतना खाली है तो हम ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको 90 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें इसके एंगल को, तो ये लगभग 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। टोटल कितना होता है बाबू, 360, तो 360 हो रहा है। टोटल कितना का बना रहा है, 120 का बना रहा है। यानी ऐसा ऐसा इसमें कितना आएगा, 3 आएगा ना, ऐसा ऐसा इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। अब ऐसा ऐसा इसमें 3 आ रहा है, तो 3 तो यहाँ ही है, 3 इसको ऊपर भी तो होगा, ये तो आधा ही ना हमको दिख रहा है जी, ये हमको क्या दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है, तो एक आधा ऊपर भी होगा, यानी 1/1 तिहाई इसका है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए परमाणु टोटल 1 का 1/3 भाग ही भाग ले रहा है, तो टोटल 1/3, तो 1 का आधा का 1/3 है, तो टोटल को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। यानी अगर हम देखें कि इसके एटम अगर हेक्सागोनल के अगर हम कॉर्नर पर एटम देखें तो एक एटम का 1/6 भाग ही इसमें भाग ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर पर कितने एटम भाग लेंगे, तो 12 टोटल कॉर्नर हैं, एक कॉर्नर पर 1/6 ही भाग ले रहा है, यानी 6 दूना 12, यानी इसके कॉर्नर पर 2 एटम हैं। अगर फेस पर देखें तो फेस वही है, आधा अंदर तो आधा बाहर, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसके पास 1, और ये तो बिल्कुल मुक्त रहेगा, ये तो बिल्कुल फ्री रहेगा, बॉडी में किसी से कोई मतलब नहीं। तो 2 1 3 3 6, यानी टोटल 6 एटम इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। यानी हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितना रहेगा, टोटल कितना एटम भाग लेता है, तो 6 एटम भाग लेता है। कितना एटम, 6 एटम भाग लेता है। तो ये हमारा जो एटम है, ये जो हमारा हेक्सागोनल है, एक तरह से मिक्स है बाबू, मिक्स है, और ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो इसको आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, और ये जो पॉइंट हम बताएं इसको भी आप अच्छे से समझ कर रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, आपको हम सभी का यूनिट सेल में कितने एटम भाग लेंगे वो अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमें उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इसको रखना है, देखना है, ताकि भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसे अच्छे से देखकर, समझकर, पढ़कर बना सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो आज का क्लास बहुत ही लंबा हो गया, तो फिर से हम लोग अगले क्लास में देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, जालक पद्धति क्या है उसके बारे में हम समझते हैं, उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। तो जो भी आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगले क्लास हम लोग का सैटरडे का होगा फिजिकल का। तो फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।